हाय एवरीवन। आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो बैंक जिसको कोलैप्स होने के 4 दिन पहले फोर्ब्स ने बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया था, आखिर वो बैंक कोलैप्स क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि बैंक संभल नहीं पाया? इससे पहले 2008 में लेमन ब्रदर्स बैंक गिरा था, वो क्यों गिरा था और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है वो भी डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका यूएस मार्केट में क्या इम्पैक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट है। तो 2008 में लेमन ब्रदर्स सब प्राइम लोन क्राइसिस की वजह से कोलैप्स कर गया था। ठीक है, उसका मेन रीजन था निंजा लोन्स। निंजा लोन्स का क्लियर मीनिंग ये है, ऐसे लोगों को लोन्स दिए गए जिनके पास ना तो कोई इनकम है, ना तो कोई जॉब है और ना ही कोई एसेट है। तो जिनके पास में ये चीजें नहीं है, अगर आप ऐसे लोगों को लोन्स दे देंगे तो क्या होगा? तो बैंक लोन रिकवरी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बैंक ने जो पैसा दिया है वो रिकवरी नहीं होगी, जो इंस्टॉलमेंट्स है वो बाउंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वैसा ही हुआ, बैंक ने जिन लोगों को लोन दिया था उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, ईएमआईज नहीं पे करी। ये बेसिकली मेजरली होम लोन्स थे। लोगों ने होम लोन्स ले तो लिए लेकिन पे नहीं कर पाए, और फिर लेमन ब्रदर्स के पास में इतने फंड्स नहीं बचे कि वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसा वापस कर पाए। तो मोटा मोटा हुआ ये कि लेमन ब्रदर्स इसी रीजंस की वजह से कोलैप्स कर गया। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि सबसे हॉट टॉपिक सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एसवीबी भी कहा जाता है। तो एसवीबी के जो मेन कस्टमर्स हैं वो है स्टार्टअप कंपनीज। ठीक है, टेक स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर स्टार्टअप्स, ऐसी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप में ज्यादा डील करती हैं। तो एसवीबी के पास लास्ट ईयर 2022 में जो डिपॉजिट्स आए थे 198 बिलियन के आए थे। आप सोचेंगे इतने डिपॉजिट्स कैसे आए? तो 2020 में इनके डिपॉजिट्स अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन के आए थे। लेकिन लास्ट 2 सालों में 21 और 22 के अंदर स्टार्टअप्स के पास में वेंचर कैपिटलिस्ट के जरिए काफी फंडिंग आई, और वो फंडिंग उन्होंने एसवीबी में डिपॉजिट करी। और जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ती है वो विड्रॉ करते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जब फंडिंग आई और उन्होंने एसवीबी में डिपॉजिट करी तो एसवीबी के डिपॉजिट्स एकदम से स्पाइक कर गए, कि वो 60 बिलियन से बढ़ करके एकदम 198 तक एकदम स्पाइक कर गए। तो बैंक ऐसे में क्या करेगा? बैंक के पास जो फंड्स थे वो लोन देगा, ठीक है, लेकिन लोन भी वो हर किसी को दे नहीं सकता। अब टाइम चेंज हो गया, अब गवर्नेंस बदल गई है। तो बैंक ने क्या किया, जो रिमेनिंग फंड्स थे उसमें से 198 बिलियन के मॉर्गेज बॉन्ड्स खरीद लिए। ठीक है, ये मॉर्गेज बॉन्ड्स से बेसिकली एचटीएम बॉन्ड्स। एचटीएम बॉन्ड्स का मतलब ये है हेल्ड टू मेच्योरिटी। ठीक है, ये 10 ईयर्स के बॉन्ड्स बैंक ने बाय करे, और 10 साल के बाद, मतलब बैंक ने अगर बाय करें तो ये 10 साल के बाद ही बैंक इसको सेल करेगा। तो अब बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो लास्ट ईयर जब एसवीबी ने ये बॉन्ड परचेज किए थे तब इंटरेस्ट यील्ड थी 1.79%। इंटरेस्ट यील्ड का मतलब सिंपली आप ये समझिए कि आपने जो पैसा, जिस पैसे से आपने जितने का आपने बॉन्ड खरीदा है उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट यील्ड है। तो लास्ट ईयर जब एसवीबी ने बॉन्ड परचेज किए थे तो उनको इंटरेस्ट यील्ड मिलती 1.79% की, क्योंकि आज 1 साल बाद मार्केट चेंज होने की वजह से इंटरेस्ट यील्ड इंक्रीज हो गई है, और वो इंटरेस्ट यील्ड हो गई है 3.9% की। यहाँ पे मेंशन किया हुआ देखेंगे आप, तो 3.9% की इंटरेस्ट यील्ड है। और इन्होंने जब परचेज करी तब वो 1.79% थी। तो आपको लग रहा होगा कि इंटरेस्ट यील्ड तो इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज होने की वजह से बैंक को तो बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक को बेनिफिट नहीं होगा, बैंक को उल्टा लॉस होगा। लॉस क्यों होगा? क्योंकि जब इंटरेस्ट यील्ड बढ़ती है तो जो आपकी जो वैल्यूएशन होती है वो कम हो जाती है। वो कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। तो ऐसे मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आपने यूएस मॉर्गेज बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, और वो इन्वेस्ट आपने कितने किया? आपने $10,000 किए, ठीक है, और आपने फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट कर दिए 4% पे, और आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा हर साल? इसमें आपको मिलेगा $400 मिलेंगे। लेकिन आफ्टर 1 ईयर, जो कि अभी का मार्केट चल रहा है, अभी ये 4% से इंटरेस्ट रेट बढ़ करके फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 7% हो गया। अब आपको, आप सेम बॉन्ड में अगर आप $10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? $700 का रिटर्न मिलेगा आपको एवरी ईयर। तो मोटा मोटा इसमें डिफरेंस कितना हो गया? $300 का इसमें डिफरेंस हो गया। मतलब जिस इन्वेस्टर ने लास्ट ईयर परचेज किया था उसको अब नुकसान हो रहा है $300 का। तो वो क्या करेगा? वो अपने बॉन्ड को सेल कर देगा न्यू बॉन्ड परचेज करने के लिए, क्योंकि उसको इंटरेस्टेड नेक्स्ट 10 ईयर्स तक लेना है। अभी मार्केट में ही लेना, उसको 10 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप मार्केट में सेल करने जाओगे तो आपके 10,000 बॉन्ड की वैल्यू कितनी रह गई है? 10,000 बॉन्ड की वैल्यू रह गई है 10,000 माइनस जितना आपको लॉस इसमें आ रहा है वो 300 आ रहा है। तो बॉन्ड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9700 रह गई है। तो जो बॉन्ड आपने 10,000 का लिया था वो आज आप सेल करेंगे आपको 9700 ही मिलेंगे। तो सेम चीज हुई एसवीबी बैंक के साथ। एसवीबी बैंक के जो बॉन्ड्स थे वो उन्होंने जो इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यूएशन ड्रॉप कर गई। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे जब वैल्यूएशन ड्रॉप होगी तो बैंक को बेचने की जरूरत क्या है? बैंक तो 10 ईयर्स तक रख रहा है ना। बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इज दैट कि बैंक को अमोर्टाइजेशन के जरिए अपनी बुक्स में दिखाना पड़ता है कि जो उनके एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन कितनी हो रही है। बेशक आप
बॉन्ड को सेल करो मार्केट में या ना करो, लेकिन जो भी उसकी वैल्यू है आपको रेगुलरली अपनी बुक्स में अपडेट करनी होगी। तो इन्होंने जब अपनी बुक्स में अपनी वैल्यूएशन को, जब बॉन्ड की वैल्यूएशन को इस साल अपडेट किया, तो उसमें 15 बिलियन डॉलर का फॉल आया। ठीक है, वो एक नोशनल लॉस आया, मतलब अगर लास्ट ईयर जो उसकी वैल्यू थी उससे 15 बिलियन डॉलर उसकी वैल्यू इस साल कम हुई। तो वो चीज इन्होंने अपनी बुक्स में दिखाई। और जब वो बुक्स इनकी इन्होंने जब पब्लिश करी पब्लिक डोमेन में, तो मार्केट में जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उन बुक्स को जब स्टडी किया, तो ऑफकोर्स उन्होंने फिर ट्वीट करना शुरू कर दिया कि बैंक के पास 15 बिलियन की वैल्यूएशन कम हो रही है, जो उनके बॉन्ड्स है वो उनकी उनकी वैल्यू घट गई है। और उसकी वजह से, उन ट्वीट्स की वजह से पैनिक हो गया। पैनिक हुआ कैसे कि जब जो इनके मेन कस्टमर्स थे स्टार्टअप्स, उन्होंने इन ट्वीट्स को पढ़ने के बाद और इन बुक्स को देखने के बाद बैंक जाकर के अपने पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए। ठीक है, और विड्रॉल की वजह से हुआ ये कि बैंक के पास रिजर्व शॉर्ट पड़ने लगे, बैंक के पास पैसे ही नहीं बचे कस्टमर्स को देने के लिए। तो बैंक ने क्या किया, अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस होती है, बैंक को अपने रिजर्व्स को मेंटेन करना होता है। तो बैंक ने क्या किया, फिर बैंक ने 21 बिलियन की सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, और 21 बिलियन की सिक्योरिटीज को उन्होंने 1.8 बिलियन लॉस में सेल किया। और फिर उससे भी जब उनका काम नहीं चला, तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो एफपीओ लेकर के आएंगे 2.25 बिलियन का, उससे अपने रिजर्व्स को मेंटेन करेंगे। लेकिन ये एफपीओ भी फेल कर गया। ठीक है, लोगों ने ये एफपीओ परचेज नहीं किया। एफपीओ क्लियर मीनिंग था कि बैंक अपने शेयर्स को सेल करेगा पब्लिक को, और जो पैसा उससे उनको मिलेगा उससे अपने रिजर्व्स को मेंटेन करेगा, अपने कस्टमर्स को डिपॉजिट्स वापस करेगा। बट वो एफपीओ फेल कर गया, और फिर बैंक के पास फंड्स नहीं रहे। तो एफपीओ की न्यूज फेल होने की वजह से ये हुआ कि बैंक के पास रिजर्व नहीं है, ये न्यूज मार्केट में फैल गई। और फिर एफडीआईसी ने क्या किया, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एसवीबी के जो ऑपरेशंस थे उसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और फिर उसको उनके ऑपरेशंस को फ्रीज कर दिया, और फिर एक न्यू बैंक बनाया, ब्रिज बैंक, और सभी डिपॉजिटर्स के अकाउंट उसमें ट्रांसफर कर दिया। और फिर ये मेंशन कर दिया कि 13 मार्च मंडे से सभी डिपॉजिटर्स अपने बैंक को अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। अब बैंक अकाउंट को एक्सेस तो कर पाएंगे, लेकिन जब बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो फिर उनके फंड्स का होगा क्या? तो कस्टमर्स के पैसे का क्या? तो बेसिकली कस्टमर्स के पैसे का होता ही है कि हर कंट्री के अंदर ना बैंक्स के अंदर एक इंश्योरेंस होता है, और उस इंश्योरेंस की एक अमाउंट रखी जाती है कि कल को अगर बैंक डूबेगा तो उतना पैसा तो कस्टमर्स की डिपॉजिट्स में से उसको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ये लिमिट है 5 lakhs। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में अप टू 5 lakhs है तो आपके पैसे बिल्कुल सेफ है। अगर ये 50 lakhs है तो 50 lakhs के केस में आपको 5 lakhs ही मिलेंगे, बाकी के 45 lakhs का इंश्योरेंस नहीं है। बैंक बोलते हैं 5 lakhs तक की गारंटी है। सेम चीज यूएस में है, यूएस में 25,000 यूएसडी तक आपके पैसे सेफ है, $25,000 तक, सॉरी $250,000 तक आपके जो फंड्स हैं वो सेफ हैं। ठीक है, कल अगर एसवीबी कोलैप्स कर गया है तब भी बैंक ने ये गारंटी है कि भाई आपके एसवीबी कोलैप्स होने के बाद जो डिपॉजिटर्स हैं जिनके पैसे 2,50,000 तक है उनके पैसे सेफ हैं। बट बाकी के डिपॉजिटर्स का क्या? ठीक है, जिनके पैसे 2,50,000 से ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक उनके पैसे भी वापस कर देगा। और ये न्यूज है फर्स्ट पोस्ट की, जिसमें मेंशन किया गया है कि बैंक गारंटी है, मतलब गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि सभी के पैसे वापस कर दे, वरना इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होगा। उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मार्केट में न्यूज आ गई कि एसवीबी कोलैप्स कर गया है, तो एक और बैंक 13 मार्च को देखा देखी वो भी कोलैप्स कर गया। अब इसके कोलैप्स करने का सिंपल रीजन ये था कि पैनिक विड्रॉल, लोग डर गए कि एसवीबी के पास पैसे नहीं बचे तो इसका मतलब बाकी के बैंक्स भी कोलैप्स कर सकते हैं, तो लोगों ने सिग्नेचर बैंक से अपने विड्रॉल करने शुरू कर दिए। और फिर सिग्नेचर बैंक की भी सेम सिचुएशन हुई, उनके पास भी रिजर्व्स की इशू हो गए, और सिग्नेचर बैंक का स्टॉक नीचे आ गया। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कैस्केडिंग इम्पैक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन बैंक्स। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक बैंक फॉल कर रहा है तो उसने बाकी जितने भी बैंक्स के साथ में डील करी होती है वो बैंक्स पर भी इम्पैक्ट आता है। तो वो इम्पैक्ट ऐसे आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसने $100 का लोन इस बैंक ने इस बैंक को दिया था। ठीक है, इसने $100 इस बैंक से लिए थे, और इस बैंक ने $100 इसको दिए थे, और इस बैंक ने $100 इसको दिए थे। तो ये इंटरबुक लोन कहते हैं इसको, ये अपने लोन्स आगे पीछे करते रहते हैं। तो अगर एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे रहा है, तो अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी बुक्स में तो $100 का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, बट इसकी बुक्स में भी आएगा, क्योंकि इसके इम्पैक्ट होने से इसको अपने $100 नहीं मिलेंगे, और इसने जो आगे लोन जिससे लिया था ये उसको इम्पैक्ट कर देगा। ठीक है, तो $100 इसके भी गए, और इसने जिससे लिया था ये उसको भी कर देगा। तो बेसिकली $100 मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया, बट ये नंबर्स अलग होते हैं। तो एक के इम्पैक्ट करने की वजह से बाकी बैंक्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर एक इम्पैक्ट होगा तो बाकी के सबको लेके डूबता है, वो थोड़ी थोड़ी जो अमाउंट, जितना भी अमाउंट एक दूसरे से उन्होंने लेंड किया होता है वो इम्पैक्ट सबके ऊपर आता है। ठीक है, तो एक रीजन ये भी है कि सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स कर गया। एसवीबी के कोलैप्स, यूएस में कोलैप्स होने के बाद यूके गवर्नमेंट ने और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने
काफी डिस्कशन किया और उन्होंने 13 मार्च को ये न्यूज निकाली कि उन्होंने HSBC बैंक को सेल कर दिया है SVB बैंक का बिजनेस जो यूके में है, मतलब सिलिकॉन वैली बैंक यूके का बिजनेस HSBC बैंक को सेल कर दिया है जस्ट ओनली इन 1 पाउंड। 1 पाउंड के अंदर ये बिजनेस पूरा का पूरा सेल हो गया है। तो इतने सस्ते में क्यों क्यों सेल किया? सिंपल रीजन है, HSBC ने खुद ये डील करी आगे बढ़ के कि हमें ये बैंक, हम इसको टेकअप करने के लिए रेडी हैं, कोई भी जो नुकसान होगा, जो लॉसेस हैं इनके 5.5 बिलियन के, उसकी भरपाई हम करेंगे। HSBC ने इसलिए क्योंकि HSBC को अपना जो बिजनेस है वो यूके के अंदर काफी स्ट्रांग करना है। तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इससे उनको मार्केट के अंदर एक बेनिफिट मिलेगा। उनको उनको एक तो यूके के सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे जो एसबीबी के बैंक के हैं। दूसरी चीज, उन कस्टमर्स का पूरा डेटा इनको मिल जाएगा और जो टेक्नोलॉजी है इनको उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो HSBC ने ये बैंक परचेज कर लिया है, तो यूके के अंदर इसका कोई इंपैक्ट होने नहीं वाला। जो कैस्केडिंग इंपैक्ट मैंने आपको ऊपर समझाया ना, एक बैंक डूबेगा तो दूसरे को इंपैक्ट आएगा। तो यूके में अगर एक भी बैंक की गारंटी अगर ले ली जाएगी, पहले ही बैंक जो डूब रहा है, तो बाकी बैंक पे इंपैक्ट ही नहीं आएगा, नेगेटिव न्यूज फ्लो ही नहीं करेगी। और जब नेगेटिव न्यूज फ्लो नहीं करेगी तो पैनिक विड्रॉल्स नहीं होंगे और फिर यूके के अंदर ये इशू आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं तक ये कंट्रोल हो जाएगा। ये काफी एक पॉजिटिव डिसीजन लिया यूके गवर्नमेंट ने। अब बात करते हैं कि इसका इंपैक्ट इंडियन बैंक्स और स्टॉक मार्केट पे क्या है। तो बेसिकली HDFC बैंक का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। HDFC बैंक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है, सबसे ज्यादा कस्टमर बेस है इसके पास। तो HDFC बैंक में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 दिन से ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, रेड कैंडल्स, इसका मतलब क्लियरली ये है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सेलिंग हो रही है। सेम गोज विद निफ्टी। निफ्टी जो है वो इंडियन मार्केट का एक इंडेक्स है, वो भी क्रैश कर रहा है। उससे सिंपली ये पता लगता है कि ये रिपल इफेक्ट है। रिपल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो न्यूज बाहर की कंट्री में जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री में भी होगा। उसी डर से लोगों ने अपने स्टॉक्स को सेल करना शुरू कर दिया है। इम्पैक्ट है क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। इम्पैक्ट बेसिकली ये है, जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने एक तो बाहर की यूएस के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे होंगे, ठीक है। अगर इनके इन्वेस्टमेंट्स ब्लॉक होंगे, बाहर कुछ नुकसान होगा, तो ऑफकोर्स वो इंडियन मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आएगा, इंडियन इकोनॉमी पे आएगा। दूसरी चीज, कुछ इंडियन स्टार्टअप्स है जिनके पैसे बाहर फंसे हुए हैं, मतलब एसवीबी के अंदर है और बाकी और बैंक्स के अंदर भी हैं। मतलब कुछ नंबर्स ऐसे निकल के आए, मतलब कि 40+ स्टार्टअप्स हैं जिनके पैसे बाहर हैं और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके काफी ज्यादा फंड्स हैं बाहर, उनके पास तो पैसे भी नहीं है। अपने एम्प्लॉयज को आप देखेंगे इसमें मेंशन किया हुआ है 2-3 मंथ की सैलरी देने के पैसे बचे हैं, बाकी का वो कैसे मैनेज करेंगे, ये एक इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट जो है इंडियन मार्केट के ऊपर यही है कि अगर बाहर के बैंक कोलैप्स करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर आएगा। और एक और सवाल निकल के आता है कि क्या इंडियन बैंक्स में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे एसवीबी कोलैप्स कर गया, इंडियन बैंक्स भी कोई कोलैप्स कर जाए? तो ऐसा इंडियन बैंक्स में नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंटरेस्ट रेट, इंडिया में इंटरेस्ट रेट अभी इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, इंडिया में आरबीआई जो रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल बैंक, वो काफी स्ट्रिक्टली और गवर्न करती है सभी बैंक्स को। इंडियन बैंक्स की जो बुक्स है आरबीआई रेगुलरली मॉनिटर करता है, तो उसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है। और मैंने आरबीआई का नाम, बुक्स का नाम इसीलिए भी लिया क्योंकि अगर आप एसवीबी का केस देखेंगे तो एसवीबी के अंदर जो मेजर जो प्रॉब्लम थी ना, वो लास्ट ईयर ही रिजॉल्व हो सकती थी। 2022 के अंदर जब एसवीबी ने अपनी बुक्स पब्लिश करी थी तो उसके अंदर क्लियरली दिख रहा था कि इन्होंने कितने के बॉन्ड्स परचेज करे हैं। तो सेंट्रल बैंक चाहता तो इनको बोल सकता था कि आपने इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्यों किया हुआ है, आप इसको डाइवर्सिफाई करो। आपने इतना बड़ा अमाउंट अपना, ठीक है, 90+ बिलियन का अमाउंट आपने एक सिंगल एसेट में लगा दिया, वो भी 10 ईयर्स के लिए आपने ब्लॉक कर दिया, तो अपने रिजर्व्स कैसे मेंटेन करोगे? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इनके जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनकी बड़ी बेवकूफी है कि आप सिंगल एसेट में इतना पैसा लगा रहे हो, डाइवर्सिफाई करना चाहिए था। लालच के चलते उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उस समय जो सेफ बॉन्ड्स है उनका इंटरेस्ट काफी कम था, 0.25% के अराउंड आ रहा था, और जो बॉन्ड्स इन्होंने यहाँ पे परचेज किए थे वो 1.79% की यील्ड दे रहे थे। काफी बड़ा गैप था, तो उन्होंने वही आप एक रिटर्न ज्यादा कमाने के चक्कर में उन्होंने रिस्कियर एसेट के अंदर इन्वेस्ट किया। तो यही पूरा डिस्कशन था अभी का। जो सारी न्यूज मार्केट में आ रही है वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, और मैं फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बनाता रहूंगा। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।